हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में आज हम पार्ट 7 जो हमारे क्वेश्चन 1500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसका पार्ट 7 रहेगा, यानी कि मॉडल पेपर हमारा 4 रहेगा। तो इस वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और हम एक मॉडल पेपर को 2 वीडियो में कवर कर रहे हैं, ठीक है। अगर फ्रेंड आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी तो चैनल पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। और ये वीडियो आपके लिए टीडीटी पीजीटी आर्ट एग्जाम के लिए सभी के लिए हेल्पफुल है। अब क्या है, गेट्स ऑफ पैराडाइज किसका है, ये बहुत फेमस है। गेट्स ऑफ पैराडाइज जो है लॉरेंजो घिबर्ती का है और गेट्स ऑफ हेल हमारा किसका है, रोदिन का है, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है। पीटा किसकी है, देखिए पहले का हमारा फोर्थ वाला किस में है, तो बी में भी है और सी में भी है। अभी हम देखते हैं पीटा किसकी है, सभी को पता होगा माइकल एंजेलो की है, यानी कि दूसरे में हमारा तीसरा, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थिंकर किसकी है, रोदिन की है। बबून एंड यंग पिकासो की है। ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, अगर हमें एक भी आता हो तो हम चारों ऑप्शन सही कर सकते हैं, ठीक है। क्या है कि दृश्य बोध के गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो मैक्स वेर्दिमर हो जाएंगे। और मैक्स वेर्दिमर ने इसकी स्थापना कब की थी, 1912 में की थी। देखिए मैं इस पर टिक करती नहीं हूँ, इससे पहले ही मैंने सॉल्व किया था तो तभी से ही हैंगे। कभी कभी मैं जल्दी में होती हूँ तो उनको टिक करने का रफ करना भूल जाती हूँ मैं, तो ये मैंने निशान लगाया नहीं है, ये पहले की है तो जब मैंने सॉल्व किए थे। अब क्या है, दृश्यबोध गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, मैक्स वेर्दिमर को कहा जाता है। और हेल्वेटिका का डिज़ाइनर किसे कहा जाता है, मैक्स मेंडिगर को कहा जाता है। आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए मैंने गैस में गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान के जनक में और हेल्वेटिका के डिज़ाइनर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती थी, तो मैंने कैसे याद किया, तो गैस जो सिलेंडर में से निकलती है अगर वो लीक होगी तो हम लोग उससे क्या होंगे, मर जाएंगे। तो मैंने ये लास्ट वाला जो है मर वाला, ये वेर्दिमर का मर उठा लिया। गैस टॉल से मैंने गैस कर लिया और मर से मरना उठा लिया। तो जहाँ मैंने देखा कि गैस जब लीक होगी तो हम लोगों को मरने का खतरा है, इस तरीके से मैंने इसको ट्रिक से याद किया। तो आप लोग एक गैस टॉल्ट वाला याद रखेंगे वेर्दिमर, तो आपको ये खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है, हेल्वेटिका वाला। चलिए अब क्या है कि एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है, तो ये हमारे एएस रमन हो जाएंगे। कुछ लोग सत्यदेव दुबे भी मानते हैं, लेकिन इसका आंसर जो है आयोग ने एएस रमन ही माना है, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है। और ये एक समीक्षावादी कलाकार है, ठीक है। चलिए अब हमारा क्या है कि वीरभूमि प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है वीरभूमि, तो हमारे टेराकोटा टेम्पल के लिए प्रसिद्ध है ये। पटचित्रण कहाँ की है, तो पटचित्रण हमारी कहाँ की है, ये हमारी उड़ीसा की है। उड़ीसा नहीं होगा तो आपको कालीघाट मिलेगा, कालीघाट पे जाइएगा आप लोग, ठीक है। इनमें से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक है तो कौन हो जाएंगे, वही क्वेश्चन पूछ लिया गया तो एएस रमन हो जाएंगे। वो टीजीटी में पूछा गया था और ये पीजीटी में पूछा गया है, आप लोगों को याद रखना। इनके जन्म की बात की जाए तो 1919 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। उत्तर प्रदेश में ब्लैक पोट्री किस स्थान पर प्रसिद्ध है, तो किस स्थान पर प्रसिद्ध है, देखिए ब्लू पॉटरी किसे कहते हैं, जयपुर को। और यहाँ किसकी बात की गई है, ब्लैक पॉटरी की। तो ब्लैक पॉटरी के लिए आपको किसको जाना है, निजामाबाद पे जाना है, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत थे, तो कौन थे ये हमारे एक सुमित्रा नंदन पंत जो थे हमारे कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। तो ये हमारे कवि थे, ठीक है। इनके जन्म की बात की जाए तो 1900 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अल्मोड़ा में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, आप लोगों को याद रखना है। सुमित्रानंद पंत क्या थे, ये कवि थे। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इसका आंसर जो है मोस्टली सभी को पता होगा। अच्छा ये पूछा जाता है कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक मतलब चलन मशीन है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। अब क्या है कि एरेना किससे संबंधित है, तो ये एनिमेशन से संबंधित है, ठीक है, एनिमेशन से संबंधित है। अब क्या है कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, क्या पूछा है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है हमारा, तो ये हमारा कहाँ पे है। देखिए पहले तो आपको क्या याद रखना है कि भारत में कुल जो क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की संख्या है वो हमारी कितनी है, टोटल 7 है। यहाँ पे क्या पूछा है, उत्तर भारत का पूछा है, ठीक है। उत्तर मध्य क्षेत्र का पूछा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रयाग इलाहाबाद में हो जाएगा। मैं आपको सातों के बताना चाहूँगी, आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है। स्क्रीन छोड़िए तो बन नहीं पा रहा है। सबसे पहले पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र आपको क्या याद रखना है, कहाँ हो जाएगा, शांति निकेतन कोलकाता में, शॉर्ट में लिख देती हूँ, ठीक है। अब पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हमारा कहाँ है, उदयपुर राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए
या तो हमारा जो पूर्वी वाला पूछा जाएगा तो शांति निकेतन पूछा जाएगा, ये कोलकाता पूछा जाएगा। ठीक है, शांति निकेतन पूछा जाएगा, ये कोलकाता पूछा जाएगा। पश्चिम के लिए उदयपुर पूछा जाएगा, ये राजस्थान पूछा जाएगा। ठीक है, अब क्या है उत्तरी उत्तरी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हमारा कहाँ है, ये पटियाला। ठीक है, पटियाला पटियाला या पंजाब। ठीक है, दोनों में से एक आ जाएगा। अब जो हमारा दक्षिणी वाला पड़ा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, तंजौर तमिलनाडु, आपको याद रखना। ठीक है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण होगा ये हमारे चारों। अब मैं 3 आपको और बताती हूँ। अब क्या है कि उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र। ठीक है, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, आप लोगों को याद रखना है उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र। ठीक है, अब क्या है उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, वो दीमापुर। ठीक है, दीमापुर नागालैंड में है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। अब क्या है हमारा दक्षिणी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, तो ये हमारा कहाँ है, ये नागपुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में। देखिए मैं आपको फिर से कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग करिएगा। देखिए पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हमारा कहाँ है, शांति निकेतन कोलकाता में है। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र क्या है हमारा, उदयपुर राजस्थान में है। उदयपुर दिया जाएगा या राजस्थान दिया जाएगा, ऑप्शन में एक ही दिया जाएगा, आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाइएगा। दक्षिण क्षेत्रीय उत्तरी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र पटियाला पंजाब। दक्षिणी क्षेत्रीय सांस्कृतिक तंजौर तमिलनाडु। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र दीमापुर नागालैंड। दक्षिण क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र नागपुर महाराष्ट्र। ये सातों हमारे हो गए। ठीक है, अब क्या है वॉल्ट डिज्नी जनक है, तो किसके हैं ये एनिमेशन प्रक्रिया के हैं, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इंटेग्लियो पद्धति कौन सी है, तो भाई हमारी कौन सी हो जाएगी, ट्राई पॉइंट एंड एक्वाटेंट। ठीक है, ट्राई पॉइंट एंड एक्वाटेंट हमारी क्या हो जाएगी, ये इंटेग्लियो की पद्धति हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब क्या है कि उत्तम पचारने कौन है, तो ये हमारे कौन हो जाएंगे, ये ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अच्छा जो क्या नाम है इसकी, ललित कला अकादमी के जो अध्यक्ष हैं वो तो हमारे उत्तम पचारने हो गए, लेकिन इसके वर्तमान सचिव की बात पूछी जाए तो श्रीपद फुलारी आपको याद रखना है। आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं बताते हैं। कुछ बच्चे हैं जैसे अश्वनी है, के द्विवेदी जी हैं, ये 2-4 बच्चे हैं जो कमेंट ज़रूर करते हैं, चाहे गलत ही करें लेकिन करना चाहिए, आप लोगों को भी करना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने प्रदोष दास गुप्ता, मैंने कहा था कल कि कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की थी, इन्होंने बताया, प्रदोष दास गुप्ता बताया, के द्विवेदी जी ने। आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही है, ऐसे ही जो है कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर देते रहिएगा। अच्छा अब क्या है इसके जो उत्तम मतलब ललित कला अकादमी के जो वो हैं अध्यक्ष हैं वो उत्तम पचारने हैं, और जो हमारे सचिव हैं वो कौन हो जाएंगे, श्रीपद राजन फुलेरी हो जाएंगे। ठीक है, इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1954 में इसकी स्थापना की थी। क्लियर। अच्छा ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डी.पी. राय चौधरी थे। आप लोगों को याद रखना है। अब डी.पी. राय चौधरी का कार्यकाल पूछ लिया जाए तो आपको 1954 से 1960 याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तनखा कुंडली चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो चित्र होते हैं ये कहा जाता है ये छतों और दीवारों पर बनाए जाते हैं। अब क्या है किस स्तंभ में शहीद स्मृति, सभी को पता होगा ये किसका है, ये हमारी डी.पी. राय चौधरी की है। ठीक है, डी.पी. राय चौधरी जो है ये फेमस मूर्तिकार हैं, और इनका जन्म की बात की जाए 1899 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, ताजघाट बांग्लादेश में हुआ था। शहीद स्मारक इनकी बहुत फेमस है, और श्रम की विजय इनकी बहुत फेमस है, आप लोग सर्च करके देखिएगा। और आपने डी.पी. राय चौधरी का भी वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, शायद आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे और आप लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत भी न पड़े। कामाख्या देवी मंदिर कहाँ है, तो ये गुवाहाटी असम में स्थित है। ठीक है, अब देखिए पूछ लिया जाता है नचना कुठार मंदिर कहाँ है, इसको नचना कुठार मंदिर ना कह के पार्वती मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, तो कहाँ है, पन्ना जिला आपको याद रखना है, पन्ना जिला आपको याद रखना है, और कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, पन्ना जिला हो जाएगा और मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब तिग्वा मंदिर भी पूछ लिया जाता है, तो तिग्वा मंदिर अच्छा ये भी पूछ लिया जाता है कि नचना कुठार मंदिर किस देवी देवता से संबंधित है, पार्वती जी से संबंधित है। तिग्वा मंदिर हमारा कहाँ है, तो तिग्वा मंदिर भी हमारा कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है, आप लोगों को याद रखना है। अगर ये पूछ लिया जाए किस धर्म से संबंधित है, ये किसका मंदिर है, तो ये विष्णु जी का मंदिर है, आप लोगों को याद रखना है। और आपको याद रखना है, एक पूछ लिया जाता है कि लाडखा मंदिर कहाँ है हमारा,
तो ये ऐहोल कर्नाटक में स्थित है। ये भी पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा मंदिर है जो मुस्लिम इंसान मतलब मुस्लिम पर्सन के नाम पे रखा गया है, ठीक है। तो आपको वो लाटकान मंदिर याद रखना है। ये कहाँ है? हमारा ऐहोल कर्नाटक में, ठीक है। अब क्या है, ये भी पूछ लिया जाता है कि गोमतेश्वर की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? तो ये हमें श्रवणबेलगोला से मिली है। और बनवाई किसने? ये चामुंडा राय ने बनवाई है, ठीक है। चामुंडा राय ने बनवाई है, ठीक है। चलिए, सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई है? तो किससे बनाई गई है? ये हमारी चुनार बलुआ पत्थर से बनाई गई है। आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब क्या है कि गंगा अवतरण हमें कहाँ मिला है मूर्ति से? तो ये भी महाबलीपुरम में मिला है। और इसके साथ साथ पूछ लिया जाए तो पल्लव आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या है, इसको पढ़ते हैं हम कि मंदिरों का सही कालक्रम अनुसार हमें बताना है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा हो जाएगा? सांची का स्तूप, ठीक है। सांची का स्तूप जो है हमारा सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या है? 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। आपको याद रखना है। अब क्या है, मार्तंड सूर्य मंदिर, तो इसका क्या है? 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। इसका तीसरी, चलिए मैं लिख देती हूँ। सांची का हमारा 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व हो जाएगा और मार्तंड सूर्य मंदिर का क्या हो जाएगा? 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा आगे खजुराहो मंदिर का समय क्या है? 950 से 1050 भी माना जाता है और 930 से 950 भी आपको याद रखना है, ठीक है। 930 से 950 आपको याद रखना है। और हमारा कोणार्क का सूर्य मंदिर की बात की जाए तो ये 13वीं शताब्दी का है, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अलग अलग भी पूछ लिया जाता है, आप लोगों को याद रखना है। जैसे पूछ लिया जाए सांची मंदिर का स्तूप किस शताब्दी में हुआ? तो 3वीं शताब्दी में याद रखना है। कोणार्क का मंदिर 13वीं शताब्दी में याद रखना है। मार्तंड का मंदिर 8वीं शताब्दी। तो आपको चारों ही याद रखने हैं। कोणार्क मंदिर में निम्न में से किस रूप में भी जाना जाता है? तो किस रूप में जाता है कि ब्लैक पगोड़ा, ठीक है। कोणार्क को, और ये पूछ लिया जाए कि किस धर्म से? तो ये सूर्य मंदिर है एक ये, ठीक है। और ये उड़ीसा में है। अब ये पूछ लिया गया है कि ब्लैक पगोड़ा किसे कहा जाता है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। अब क्या पूछा है? कोणार्क मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। दाखिल दरवाजा हमारा कहाँ है? तो ये गौड़ पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। और जयपुर हमारे ब्लू पॉटरी के लिए जाना जाता है, आप लोगों को याद रखना। अच्छा, एक चीज़ और पूछ ली जाती है कि अतार किन का दरवाज़ा कहाँ है? तो ये हमारा जोधपुर राजस्थान में है, ठीक है। और इसका निर्माण की बात की जाए तो इल्तुतमिश ने कराया था, आप लोगों को याद रखना है। बुलंद दरवाजे का निर्माण हमारा किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी ने, अकबर ने करवाया था, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज़ आपको और याद रखनी है। एक क्वेश्चन और बनता है कि हजार सितुन का मतलब क्या होता है? तो हजार सितुन का जो मतलब होता है वो क्या होता है? 1000 स्तंभों वाला महल, ठीक है। 1000 स्तंभों वाले महल को 1000 स्तून कहते हैं। और इसका निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, आप लोगों को याद रखना है। अब क्या है कि बुल फाइट सीरीज को पिकासो ने निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया? सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि बुल फाइट किसकी है? ये पिकासो की है। इन्होंने इसमें माध्यम की बात की गई है तो ऑफसेट लिथोग्राफी में। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो 1881 में पिकासो का जन्म हुआ था और 1973 में इनकी मृत्यु हुई थी, आप लोगों को याद रखना है। अब क्या है कि थियोडोर जेरिकॉल प्रख्यात यूरोपियन चित्रकार थे, सभी को पता है। अगर आपने नहीं देखी वेस्टर्न आर्ट वाली सीरीज तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ आप लोग देखिएगा, आप सभी के लिए हेल्पफुल है वो। तो क्या है कि थियोडोर जेरिकोल जो थे यूरोपियन चित्रकार थे, वे किस कला आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते थे? यानी कि थियोडोर जेरिकोल हमारे किस बात के हैं? तो किस बात के? स्वच्छंदता बात के। यथार्थवादी कौन है? गुस्ताव कुर्रे बहुत फेमस हैं। अब थियोडोर जेरिकोल के जन्म की बात की जाए तो 1791 में इनका जन्म होता है, ठीक है। 1791 में इनका जन्म होता है, 1824 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अच्छा, इनके कुछ मैं आपको चित्र बताती हूँ जो बहुत ज़्यादा फेमस है और बार बार पूछे जाते हैं, और आप लोग जो है इसको सर्च करके ज़रूर देखिएगा। एक पूछा जाता है रेफ्ट ऑफ मेदुसा, ठीक है। रेफ्ट ऑफ मेदुसा, ये मेदुसा का बेड़ा, ये 1819 में इन्होंने बनाया था, बहुत फेमस, आप लोग ज़रूर देखिए। एक पूछा जाता है चार्जिंग चेजर या चार्जिंग चेयर, आप लोगों को याद रखना है इन्हीं का ये। वो कब इन्होंने बनाया? 1812 में बनाया था इन्होंने, ठीक है। एक इंसान वुमेन इनका है, वो ये इन्होंने 1822 में बनाया। लेकिन इसका मेदुसा का मेड़ा और आपको यही द चार्जिंग चेयर, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अब क्या है कि किसके चित्र का नाम ओलंपिया है, ठीक है। तो देखिए, ओलंपिया हमारी किसका है? ये माने का है। ओलंपिया किसका है? हमारा माने का है।
और मॉडर्न ओलंपिया किसका है? सेजान का। मैंने आपको हर बार बताया है, ओलंपिया माने मॉडर्न ओलंपिया सेजान। अब हम माने की बात करते हैं। तो इनका जन्म की बात की जाए तो 1832 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और मृत्यु कब हुई थी इनकी? 1883 में हुई थी, ठीक है। और देखिए, माने का जन्म 1832 में और मोने का 1840, आपको याद रखना है, ठीक है। जिस तरीके से मैं याद करती हूँ आप लोगों को वैसे ही याद करना है, आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब क्या है हमारा, फिर से ये आ गया मैचिंग। तो रैम्ब्रा का क्या है? रैम्ब्रा का द थ्री क्रॉस बहुत फेमस है, यानी कि पहले का तीसरा कौन सा है? तो देखिए एक में ही आ रही है, हमारा एक से ही हो गया, ठीक है। गोया का गुएरा हो जाएगा, पाब्लो पिकासो का बुल हो जाएगा, अल्बर्ट ड्यूरो का मेलेकॉलिया हो जाएगा, ठीक है। इनके सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। गेट्स ऑफ हेल किसका है? गेट्स ऑफ हेल किसका है? मैंने अभी आपको बताया था। गेट्स ऑफ हेल हमारा किसका है? ये रोदिन का है। गेट्स ऑफ हेल किसका है? रोदिन का है। गेट्स ऑफ पैराडाइज किसका है? लॉरेंजो घेवर्ती का। आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब क्या है कि किसने लंचन ग्रास, इस पे ही बोला जाता है तृण पर भोजन, ठीक है। तो किसने बनाया है? ये माने ने बनाया है, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, रोडिन की जन्म की बात की जाए तो 1840 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 1840 में इनका जन्म हुआ था, 1917 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आप लोगों को याद रखना है। इनके भी कुछ चित्र आपको याद रखना है। द एज ऑफ ब्रॉन्ज बहुत पूछा जाता है ये। द एज ऑफ ब्रॉन्ज, द बाकिंग मैन, द केस, द थिंकर और बर्गस ऑफ केलीस, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया माने का जन्म कब हुआ था? 1832 में हुआ था। मोने का 1840 में हुआ था। आप लोगों को याद रखना है। सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्रा, सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्रा, ये सीढ़ियों से उतरती नग्नाकृति किसकी है? ये मार्शल दूशा की है, ठीक है। मार्शल दूशा की है। और मार्शल दूशा का जो मार्शल दूशा हमारे किस बात के हैं? ये दादाबाद के हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1912 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक्शन पेंटिंग से संबंधित था, ठीक है। एक्शन पेंटिंग ये क्रियात्मक चित्रण से संबंधित था, तो जैक्सन पोलाक हो जाएंगे, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 1912 में हुआ था, ठीक है। और जो जीने से उतरती जो नग्नाकृति बनाई है वो भी उन्होंने 1912 में बनाई है। किसने बनाई? मार्शल दूशा ने बनाई है, ठीक है। चलिए, नव प्रभाववाद के संस्थापक कौन है? तो जॉर्ज सोरा है। नव प्रभाववाद को ही क्या कहा जाता है? बिंदुवाद कहा जाता है। नव प्रभाववाद कहा जाता है, पॉइंटलिज्म कहा जाता है। आप लोगों को याद रखना है। अब ये पूछ ले जाए पॉइंटलिज्म के संस्थापक कौन है? तब भी जॉर्ज सोरा है। बिंदुवाद के संस्थापक कौन है? फिर भी सोरा है। नव प्रभाववाद को और किस नाम से जाना जाता है? बिंदुवाद, पॉइंटलिज्म, आपको याद रखना है, ठीक है। पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी मैंने बताया 1881 में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था। और ये हमारे फेमस कौन हैंगे? घनवादी कलाकार हैं। पिकासो और ब्रॉक को आपको याद रखना है, ठीक है। स्लिप ऑफ रीजन विद फॉस मास्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने बनाया है? तो ये गोया ने बनाया है, ठीक है। इसका माध्यम पूछ लिया जाए, स्लिप ऑफ रीजन ब्रिंग फॉर मास्टर, तो इसकी माध्यम पूछा जाए तो ये एचिंग में बनाई गई है। आप लोगों को याद रखना है। गोया का जन्म हुआ था तो 1746 में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। इनके एक 2 मई 3 मई बहुत फेमस है इनका आर्ट वर्क, आप लोग ज़रूर सर्च करके देखिएगा। और मैं कुछ शॉर्ट वीडियो भी बनाती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के कहने पे, तो आप लोग वो भी प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। आप सभी के लिए वो हेल्पफुल रहेंगी। अब क्या है यहाँ से, फिर देखिए अभी हमने क्या पढ़ा कि पाब्लो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? स्पेन में, यानी कि स्पेनिश चित्रकार, यानी कि डी का पहला कौन सा? देखिए एक में ही आ रहा है हमारा, ठीक है। तो हमारा पहला वाला ही हो जाएगा। लोथरेक जो है फ्रेंच, ठीक है। रैम्ब्रा डच, ड्यूरर जर्मन मैंने ड्यूरर का कैसे याद करा था? ड्यूरर से आपको डर याद रखना, और डर जब लगता है तो हमारा मन घबराता है, हमें बेचैनी होती है। तो इस तरीके से आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हो और आपके आंसर जो है कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। अब क्या है कि उस देश को पहचानिए जहाँ अभिव्यक्तिवाद एक कलात्मक आंदोलन के रूप में उद्गमित हुआ। यानी कि ये क्या पूछ रहा है? आपको पता है ना अभिव्यक्तिवाद का जन्म स्थल क्या है? तो वो जर्मनी में है, ठीक है। प्रभाववाद का क्या है? फ्रांस है, आपको याद रखना है। भविष्यवाद का क्या है? इटली है। यहीं पर क्वेश्चन को घुमा दिया है, बस आपको अभिव्यक्तिवाद से आपको जर्मनी याद रखना है, यानी कि डी ऑप्शन जो है हमारा, ठीक है। तो अभिव्यक्तिवाद से आपको जर्मनी याद रखना है, ठीक है। और अभिव्यक्तिवाद के जो प्रमुख अभिव्यक्तिवाद या अभिव्यंजनावाद एक ही है, ठीक है। जो इसके प्रमुख कलाकार कौन हो जाएंगे? एडवर्ड मोंक हो जाएंगे, ठीक है। और मार्शल दूसरे किसके हैं? हमारे दादावादी कलाकार हैं, ठीक है। अभिव्यंजनावाद के प्रमुख कलाकार कौन हो जाएंगे? एडवर्ड मोंक हो जाएंगे। अब कहा जाता है प्रस्तुतिकरण जो है, तो ये कला आंदोलन है एक, जो कि किससे जुड़ा है? अभिव्यंजनावाद से ही जुड़ा है, ठीक है। एडवर्ड मोंक का जो है चीख इनका बहुत फेमस है।
चीख इनका बहुत फेमस है, जिसको क्राई भी बोलते हैं, ठीक है। और कहा जाता है ऐसा इनका कौन सा चित्र है जो चार भागों में बांटा गया है, तो वो भी चीख है इनका, ठीक है, क्राई हैगा, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब क्या है कि समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार को प्राथमिकता देखता है और दृश्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो स्वयं के विचार के लिए माध्यमिक है। तो ये हमारा कौन सा आंदोलन हो जाएगा भाई, ये संकलात्मक कला के बारे में कही जा रही है, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। सल्वाडोर डाली के उल्लेखनीय कार्य परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी का माध्यम क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या रखना है, सल्वाडोर डाली हमारी किस बात की है, अति यथार्थवाद की है। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी किसका चित्र है ये, तो सल्वाडोर डाली का है। यहाँ माध्यम की बात की गई है तो तेल चित्र हो जाएगा। 1904 में इनका जन्म हुआ था, आप लोगों को ये याद रखना है। कहाँ हुआ था, स्पेन में हुआ था। इनके एक जलता हुआ जिराफ बहुत फेमस है इनका। मेल्टिंग वॉच पिघलती हुई घड़ियाँ इनका बहुत फेमस है। गृह युद्ध की पूर्व सूचना ये भी इनका बहुत फेमस है, आप लोग सर्च करके ज़रूर देखिएगा नेट पे। गॉथिक स्थापत्य शैली का निर्देशन क्या है, निर्देशन की बात यहाँ पूछी जा रही है, तो आप लोगों को याद रखना है कौन सा हो जाएगा, चार्टरेस कैथेड्रल हो जाएगा, ठीक है। जो गॉथिक शैली है ये किस शैली से है, ये वास्तुकला शैली है। कहा जाता है इसमें जो है जो गेट वगैरह होते हैं ये मतलब सामान्य से कुछ ज़्यादा लंबे होते हैं, ठीक है, बहुत लंबी लंबी इस तरीके से होती हैं। अब क्या है कि निम्न में से कौन सांद्रो बोत्तिचेल्ली का प्रसिद्ध चित्र है, मैंने अभी बताया था वीनस का जन्म बर्थ ऑफ वीनस किसका है, बोत्तिचेल्ली का है, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है, बोत्तिचेल्ली को पैनल चित्रकार कहा जाता है, ठीक है। प्राइमावेरा भी इनका बहुत फेमस है। और वीनस किसका है, रोवेंस का है, मैंने आपको बताया वीनस का जन्म बोत्तिचेल्ली, वीनस, रोवेंस, प्राइमावेरा इनका है। और बोत्तिचेल्ली को क्या कहा जाता है, पैनल चित्रकार कहा जाता है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए निम्न ट्रांसफिगरेशन, ठीक है, ट्रांसफिगरेशन चित्र किसने बनाया है, तो ये हमारे किसने बनाया है, ये रैफेल ने बनाया है, ठीक है। अच्छा रैफेल को क्या कहा जाता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। जिस तरीके से बोत्तिचेल्ली को पैनल चित्रकार कहा जाता है, रैफेल को क्या कहा जाता है, आप सभी को बताना है। सैक्रन एंड प्रोफेन लव किसका चित्र है, ये टिशियन का चित्र है, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है ये टिशियन का चित्र है। टिशियन का जन्म कब हुआ था, 1485 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनका मार्च ऑफ वेनस बहुत फेमस है इनका। मोज़ाइक की बंदना बहुत फेमस है, आप लोग सर्च करके ज़रूर देखिएगा। इतिहास में सिकंदर के समय की कला को क्या कहा जाता है, तो हेलेनिस्टिक कला कहा जाता है, आप लोगों को याद रखना है। इसका जो समय है 1320 से 300 ईसा पूर्व तक था, ठीक है, 300 ईसा पूर्व माना जाता है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए इनमें से कौन कलाकार नीदरलैंड का था, तो कौन हो जाएगा, जॉन वॉन आइक। इन्होंने ही मतलब इन्होंने तेल चित्र का प्रारंभ किया था, कहाँ, यूरोपीय में। और भारत में किसने किया था, राजा रवि वर्मन ने किया था, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। अगर ये भी ना दिया जाए, इसमें से पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किसने तेल रंग का आविष्कार किया, और जॉन वॉन आइक हो, ये ही ऑप्शन दे दिए गए, तो आपको जॉन वॉन आइक लगाना। अगर इसकी जगह राजा रवि वर्मा हो तो आपको राजा रवि वर्मा पे। अगर दोनों ही हैं तो आपको ये याद रखना है कि भारत में पूछ रहा है या यूरोप में पूछ रहा है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। नाइट वॉच किसका है, ये रेम्ब्रा का है, बहुत फेमस इनका आर्ट वर्क है, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या है, यहाँ फ्लोरेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई, तो धार्मिक, आप लोगों को सभी को याद रखना है, ठीक है। गॉथिक वास्तुशिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुई, तो वैसे तो 12वीं शताब्दी आपको याद रखना है, वो भी फ्रांस पे, लेकिन यहाँ पे 12वीं नहीं है, तो यहाँ पे सबसे मतलब कम क्या हो जाएगी, 16वीं शताब्दी, ठीक है। वैसे आपको 12वीं शताब्दी याद रखना है फ्रांस में। द लाइफ ऑफ बर्सन किसका चित्र है ये, तो इसका माध्यम पूछा है, लाइफ ऑफ बर्सन ये वुडकट में है, ठीक है, इसका जो माध्यम है ये वुडकट में है। इसका आंसर मुझे आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, लाइफ ऑफ वर्जन, ठीक है। मैंने आपको कई वीडियो में बताया है लाइफ ऑफ वर्जन किसका है और वर्जन ऑफ फ्लॉक्स किसका है, आप लोगों को बताया, इसका कमेंट सेक्शन में बताना है 46 का, ये आपका होमवर्क है। द लाइफ ऑफ वर्जन किसका चित्र है, कमेंट सेक्शन में सभी को बताना है मुझे। कलाकारों का सही क्रम बताना है अब हमें। अब क्या हो जाएंगे, सबसे पहले कौन हो जाएंगे, दोनातेल्लो को जन्म कब हुआ था, 1386, यानी कि दोनों बी देखिए इसमें भी बी आ रहा है, ठीक है। अब दोनातेल्लो के बाद हम क्या हो जाएगा, मैसेच्यू का जन्म 1401,
तो मैसेच्यूर यानी कि BA, तो हमारा B वाला ऑप्शन ही जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैसेच्यूर मैं इनके ऊपर ही लिख देती हूँ, आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा B करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 1386 में किनका जन्म हुआ था? डोनातेलो कांगे भाई, 1386 में इनका जन्म हुआ था। फिर मैसेच्यूर, फिर 1401 इनको याद रखना है आपको। फिर बेरिच्चो हमारे कहाँ गए? ये आ गए बेरिच्चो 1435। ठीक है, और बोत्तिचेली 1445। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकार की पहचान करो जिसने एक बार अपने प्रशिक्षु असकन्यो कौडिवी को बताया, मैं कितना भी अमीर हो जाऊं मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह ही रहूँगा। तो ये माइकल एंजेलो, ठीक है, इन्होंने ही कहा था कि मैं कितना भी अमीर हो जाऊं लेकिन एक गरीब व्यक्ति की तरह रहूँगा। और ये हाई रेनेसा के फेमस आर्टिस्ट हैं, हाई रेनेसा के माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी, राफेल, ये तीनों कलाकार जो हैं बहुत फेमस हैं, आप लोगों को याद रखना है और इनके बारे में जितना भी मिले आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलिए 25 मिनट हो चुके हैं, तो क्या हो जाएगा? माइकल एंजेलो की जो फेमस मूर्ति है वो डेविड, अगर आपने नहीं देखी है शॉर्ट वीडियो में तो देखिएगा, 1504 में बनाई है और मार्बल में बनी हुई है। ठीक है, और इन्होंने जो है माइकल एंजेलो ने ज्यूलियो मकबरा के लिए भी इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, मरते हुए दास इनकी बहुत फेमस है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, कला सहजानुभूति है, ये किसने कहा है? ये क्रोचे ने कहा है। ठीक है, और ये इनका जन्म कब हुआ था? 1866 में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1952 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? इटली में हुई थी। ठीक है, चलिए भारतीय सौंदर्य शास्त्र के सारंग में लावण्य योजना से क्या है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कांति हो जाएगा। ठीक है, सड़ंग हमारे कौन कौन से हैं ये भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैंने आपको तत्व और सड़ंग दोनों बहुत अच्छे से बताए हैं, तो आप लोगों को सड़ंग मुझे बताना है कमेंट्स में। ठीक है, चलिए कामसूत्र के रचयिता कौन है भाई? तो वात्स्यायन है। ठीक है, कामसूत्र के रचयिता कौन है? हमारे वात्स्यायन है। और कल्पसूत्र के कौन है? भद्रबाहु है। एक दर्शक के घन में कितने तल दिखाई देते हैं? तो 3 तल दिखाई देते हैं, आप लोगों को याद रखना है। नाट्यशास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया है? तो नाट्यशास्त्र की बात की जा रही है, मैंने आपको चीख के बताया है। 8 पे जाना है, लेकिन हमें यहाँ पे पूछा जाए कि चित्रों में कितने रस दिखाई देते हैं? तो 9 रस दिखाई देते हैं, 9 ही स्थायी भाव आपको याद रखना है। ठीक है, और जो कामसूत्र है उसमें 64 कलाओं का भी वर्णन किया गया है कि कामसूत्र जो है वात्स्यायन द्वारा रचित है। ठीक है, अच्छा, इन्होंने जो भारत मुनि ने 49 भावों का भी विवेचन किया है। ठीक है, 49 भाव माने हैं इन्होंने, और 8 जो है स्थायी भाव माने हैं। 8 इन्होंने स्थायी भाव माने हैं, 33 इन्होंने संचारी भाव माने हैं। आप लोगों को सभी को याद रखना है। अब ये पूछा जाता है कि नाट्य का संबंध किससे है? तो भाई ये रस से है। और इसकी जो नाट्यशास्त्र की जो रचना पूछी जाए तो प्रथम शताब्दी आपको याद रखना है। बहुत सारा घींचा पीछा हो गई, प्रथम शताब्दी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके अगर प्रथम ये आपको याद रखना है। ठीक है, रस कितने होते हैं? 8 होते हैं भरत मुनि के अनुसार। अब ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि रस में विघ्न की बात किसने कही है? तो वही अभिनव गुप्त ने कही। अगर अभिनव गुप्त नहीं होंगे तो आप भरत मुनि पे जा सकते हैं। ठीक है, भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है, किसका महत्व है? तो रेखा का महत्व है। ठीक है, चलिए किस वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव किससे होता है? हमें पोत से होता है। ठीक है, रेखा, रंग, वर्ण, तान, पोत, अंतराल, ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे कला के तत्व होते हैं। ठीक है, चलिए मैं षडंग भी आपको बता देती हूँ, आप लोगों को याद कर लेना है। रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वालेकम इति चित्र षडंगम। ठीक है, क्रम से याद करिएगा जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है। अंतराल को क्या कहते हैं? तो किसको कहते हैं? अंतराल को क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और अनुभव में किससे होता है? ये पोत से होता है। ठीक है, चलिए अब क्या है कि उस समकालिक भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति श्रृंखला के लिए कौन फेमस है? ए रामचंद्रन फेमस है। इनका जन्म कब हुआ था? 1935 में हुआ था। ठीक है, और ययाति हमारे किससे संबंधित है? ये महाभारत से संबंधित है। ठीक है, चलिए GN टैगोर यानी कि गगनेंद्र नाथ टैगोर, ये हमारे घनवादी कलाकार हैं। पूछा जाए कि भारत में घनवादी कलाकार कौन है? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर, GN टैगोर। बॉल रूम डांस किसका है? गगनेंद्र नाथ टैगोर का है। और बॉल रूम डांस किसका है? सुधीर रंजन खासगीर का भी है, ये आपको याद रखना है। फिलहाल इसमें क्या बात की जा रही है कि ये सुरक्षित कहाँ है? तो कहाँ है ये सुरक्षित? NGMA, ठीक है, नगमा में है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में है। ठीक है, अब क्या है कि निम्नलिखित में से किसके चित्र मंजीत बाबा से निकटता दर्शाते हैं? तो अर्पणा कौर हो जाएगा। ठीक है, अर्पणा कौर ने कहा है
कि एक श्रृंखला बनाई है कि शरीर एक कपड़ा है, ठीक है, शरीर एक कपड़ा है, इन्होंने बनाई है। और बिंदुज ऑफ वृंदावन पे भी सीरीज इन्होंने बनाई है। अब क्या हो जाएगा, अविंद्रनाथ की भारत माता, ठीक है, सभी को पता है। नंदलाल बोस का हमारा क्या हो जाएगा, सती हो जाएगा। एम.एफ. हुसैन का जमीन 1955 में बनाया, बहुत फेमस है। विनोद बिहारी मुखर्जी का लाफ्टर। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को होमवर्क का आंसर देना है मुझे, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि इसमें से आपके कितने आंसर राइट हुए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।